हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के गुरमा लाइव चैनल। फ़िलहाल मैं वीडियो अस्थमा पेशेंट रिलेटेड वो बना रही हूँ। ये जो अस्थमा पेशेंट की एक्सरसाइज मैंने अपने पेशेंट का वीडियो अपलोड्स की है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मैंने जिस बेसिकली उनको दिखाया है, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा वो कर नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 वेरी लिटिल एंड वेरी कॉमन एक्सरसाइज है। कभी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं खुद से या किसी को करके आप वीडियो बना के अपलोड करूँगी, क्योंकि अस्थमा पेशेंट को मेडिसिन्स के से ज़्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ज़्यादा रिकवरी है। एंड स्पायरोमीटर एक्सरसाइज सबसे पहले आता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टेप 1 2 3 4 5 6 आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से नहीं हो सकता। कैसा है ना, कोई कोई पेशेंट O2 की वजह से रह पाते, कोई कोई विदाउट O2 भी कर सकते हैं। हम कंटिन्यू अगर O2 लगाकर पेशेंट को ब्रीथिंग का एक्सरसाइज देते हैं तो वो कुछ भी मतलब डेवलपमेंट में नहीं जाता। बहुत ही ज़्यादा उनको सेचुरेशन की लो प्रॉब्लम है, विदाउट O2 इम्पॉसिबल्स, तभी आप उनको लगाओ। बट आप उनको अगर विदाउट O2 10 मिनट्स 15 मिनट्स देते हैं और कंटिन्यू सेचुरेशन चेक करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज देते हैं तो उनके लिए वेरी नाइस एंड वेरी रिकवरी हो सकते हैं वो बहुत जल्दी। हर पेशेंट की बॉडी एक जैसा नहीं होता, आई नो, कंडीशन एक जैसा नहीं होता है। फिर भी अगर हम चाहें तो पेशेंट को एक्शन रिएक्शन की रिलेटेड हिसाब से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें हमें उसी तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, करवा सकते हैं। और हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। जैसे कि मेरा जो पेशेंट था वो एक्चुअली उसको लगता था कि विदाउट O2 के वो रह नहीं सकती, पर जब मैं गई तो उसकी ट्रकीकार्डिया बहुत ज़्यादा था, पल्स रेट। बट ब्रीथिंग एक्सरसाइज ओनली 5 डेज़ में उनका पल्स रेट पूरा लो में आया। आई मीन जो पेशेंट की एज 65 ईयर ओल्ड्स, तो 130 140 ये एडनॉर्मल है, बिकॉज उनका एज के हिसाब से 72 60 75 78 80 इट्स नॉर्मल। ओके, सो इस रिलेटेड उनको 5 डेज़ में वो इतना रिकवरी हुई कि उनका कहना था कि मैं 2 साल से स्पायरोमीटर ट्राई कर रही हूँ, पर आज पहली बार 5 दिन में मैंने स्पायरोमीटर की ब्लू बॉल को ऊपर उठाया है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी रिकवरी खुद से करना चाहते हो। प्लस अगर आप विदाउट O2 के रह सकते हो तो डेफिनेटली आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो पेशेंट अभी घर पे रहते हैं, तो ज़्यादातर खुद को मतलब ट्राई दो कि आप कोशिश करो कि विदाउट O2 के आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से अस्थमा पेशेंट कितना रिकवरी होती है, उनका पल्स, उनका सिचुएशन, कितना टाइम तक वो विदाउट O2 रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कंटिन्यू अगर आप मशीन पे रखते हो तो वो सही नहीं है, क्योंकि कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि वो O2 के बिना रह नहीं सकते, तो ये गलत है। आप ट्राई करो, उनके ऊपर पूरा फोकस करो कि क्या है। कई सारे से फैमिली में रहते हैं जिसमें मतलब मेडिकल फील्ड का थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होती है, तो वो एक ही डॉक्टर के कहने पर वही फॉलो करते हैं काफ़ी टाइम तक। हम हद से ज़्यादा उनको अपनी एक ही रूटीन करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से अगर कोई सिस्टर डॉक्टर देखती है, कंडीशन के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ें पता होती है, जो कि एक पता रहता है। तो मैं ऐसे पेशेंट की रिलेटिव्स से बोलना चाहूँगी कि आप पेशेंट की कंडीशन को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करें, वीडियो करें, विदाउट O2 रखें। उनको कफ हो रहा है तो स्टीम 2 टाइम दे सकते हो, TDS में BD में रख सकते हो, आई मीन 2 टाइम 3 टाइम रख सकते हो। और नेबुलेशन अगर दे रहे हो तो उनको कौन सा लग रहा है, डिओलिन, वुडकॉट या फिर अदरवाइज़ कोई, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो BD में रख सकते हैं। इससे कफ तो ड्राई हो जाएगा, प्लस उनका जो ड्राई नहीं होगा वो चेस्ट को सेक देने से, हॉट एप्लीकेशन मीन्स हॉट वाटर बेक देने से भी वो काफ़ी टाइम से लिक्विड बन के कफ से निकल। हाँ, तो हॉट एप्लीकेशन उनका बैक साइड, उनका चेस्ट में सेक के साथ साथ स्टीम, स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे नेबुलाइजेशन, फिर उनका अस्थमा रूटीन एक बनाइए। और उनका ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हर पेशेंट को हर एक्सरसाइज सूट नहीं होती। फिजियोथेरेपिस्ट हर
एक्सरसाइज, किसी को कार्डियक का भी प्रॉब्लम रहता है साथ में, तो उस रिलेटेड ये जो पेशेंट मेरा था उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी प्रॉपरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेरे से लेने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी को वो जम नहीं रहा था। तो मैंने उसे काफ़ी लिटिल बेसिक चीज़ें दिखाई जिससे वो उसको जम रही थी। तो इससे वो इतनी रिकवर हो गई कि 5 दिन में वो बॉल उठा पाई। एक्चुअली वो 2 साल से स्पायरोमीटर कर रही हैं, पर उनका कहना था कि सिस्टर मैं 2 साल से कर रही हूँ, पर आज मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लू कलर का बॉल पूरा उठा पाई हूँ। प्लस उसको जब मैं आई तो काफ़ी कफ था, कितना खांसती थी, बलगम निकलती थी, लेकिन 5 डेज़ में मैंने उसका पॉइंट पकड़ कर उससे जो भी उनको जमा बेसिक चीज़ें जस्ट मैंने दी, क्योंकि उनसे हार्ड ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं हो रहा था। सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिटिल बेसिक, मतलब मेरी नज़र में ये बहुत बेसिक है जिससे वो इतनी अच्छे से रिकवर हुई। अगर वो कवर करती थी पहले से तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको 1 साल में 3 बार एडमिट होना पड़ा था, ये नहीं होती थी। तो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड प्लस हमें मेडिसिन से दूर रहना है तो एक्सरसाइज करना चाहिए, प्लस हमको ऑयली स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए, कंटिन्यू फ्रेश वेजिटेबल खाना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो काफ़ी ठीक हो गई, उनका ट्रैकीकार्डिया काफ़ी कम हो गई, वो अभी नॉर्मल है। आई एम सो हैप्पी। हाँ, जब मैं फर्स्ट डे आई तो उनको विदाउट O2 रहना मुश्किल था, कफ काफ़ी था, एंड पल्स कंटिन्यू 110, 130, 140, 120, एंड 5 डेज़ में मैंने पॉइंट देख के ऑब्जर्वेशन की, एंड नाउ शी इज़ फाइन। आई एम सो हैप्पी फॉर मिसेस परिव्रता आंटी। अभी मैं घर शिफ्ट करके फ्री हूँ, फ़िलहाल ये वीडियो अपलोड मैं करने जा रही हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी इसमें कुछ कमी है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। एंड मैं मैसेज बॉक्स बंद रखती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ लोग नेगेटिविटी कमेंट्स करते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और मैं खुश हूँ कि आप सब मेरे वीडियो देखते हो, एंड वीडियो सिर्फ इसीलिए शो नहीं होता कि ये इससे पैसे मिले, इसीलिए क्योंकि एक तरीके से यूट्यूब में मुझे जो देखते हैं मेरी कनेक्टेड है, आई फील मच बेटर, मुझे एक फैमिली जैसा लगता है। एंड थैंक यू सो मच। कभी अगर मुझे टाइम मिले तो मैं डेफिनेटली ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अस्थमा, स्पेशली अस्थमा पेशेंट का ब्रीथिंग एक्सरसाइज कि मैं क्लियरली वीडियो अपलोड करूँगी जिससे कोई बैठकर पूरा प्रॉपरली वो एक्सरसाइज शो करेगा और मैं शूट करूँगी, ओके। बिकॉज पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम उनको सिखाते हैं और हर वीडियो हम शूट नहीं कर सकते, कुछ विदाउट परमिशन के अच्छा नहीं लगता शूट करना, एंड जो ओके करती है तो मैं ले लेती हूँ वीडियो। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो O2 के बिना उनका ऑक्सीजन लेवल पूरा लो आ रहा था, कंटिन्यू खांस रही थी एंड पल्स हाई रहता था, अभी वो विदाउट O2 के रह पा रही है। ओनली सिर्फ ऑल नाइट उनको नेज़ल कैनुला वाईफेप हटाकर लगा दिया जाता है, एंड उनका पल्स अभी 80 के अंदर ही है, प्लस उनका कफ भी अभी बिल्कुल स्टॉप है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर टाइम मिले तो मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज का फुल पार्ट में अपलोड करूँगी। और एक बात फ्रेंड्स, कोविड गई, ये अलग तरीके अलग वजह है, लेकिन आप कभी भी बाहर जाते हो तो N95 हो, कोई भी मास्क कंटिन्यू पहनिए। किसी के पास बैठते हो, बात करते हो, कोई छींकते खांसते तो उससे भी बैक्टीरिया जाती है। स्पेशली अगर अस्थमा पेशेंट हो तो भी आपको, मतलब किसमें क्या है कोई बता नहीं सकता। सो प्लीज़ आप मास्क पहन के कंटिन्यू रखो, कभी भी आप बाहर जाते हो, ट्रेन में हो, बस में हो, एंड आप घर पे आते हो तो वो मास्क को निकाल कर क्लीन करके एक जगह रख दो। कंटिन्यू आप बाहर जाते हो तो मास्क यूज़ करो, नॉट नेसेसरी कोरोना के वजह से ही हम पहने, क्योंकि खुद हम सही रहेंगे तो छोटी से छोटी कफ भी हमें बीमार कर सकती है, जो अस्थमा तक भी ले सकती है। पॉल्यूशन भी अस्थमा में कन्वर्ट हो बदल सकती है। सो प्लीज़ आप अपना केयर करें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। थैंक यू सो मच।